दोस्तों, आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो खून और लालच और सत्ता की भूख से रंगे हुए हैं। यह कहानी एक ऐसे गुलाम की है जिसने अपनी काबिलियत से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। इतिहास गवाह है कि कभी-कभी तख्त पर बैठने वाले बादशाह से ज्यादा ताकतवर उसके पीछे खड़ा वजीर होता है। आज हम बात करेंगे मलिक काफूर की, जो गुजरात के बाजारों में एक मामूली गुलाम की तरह बिका था। लेकिन उसकी किस्मत उसे दिल्ली के शाही दरबार तक ले गई, जहां वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सबसे खास बन गया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक गुलाम ने दक्षिण भारत के बड़े-बड़े राजाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हम जानेंगे कि कैसे उसने दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर हासिल किया और दिल्ली सल्तनत का खजाना भर दिया। हम यह भी देखेंगे कि कैसे सत्ता का नशा किसी इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वह अपने ही मालिक को मिटाने पर तुल जाता है। इस कहानी का अंत इतना भयानक और दर्दनाक है कि इसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इससे पहले कि हम इस ऐतिहासिक और रोमांचक सफर की शुरुआत करें, आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। आपकी एक लाइक हमें ऐसे ही बेहतरीन और अनसुने ऐतिहासिक किस्से आपके सामने लाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करती है। तो चलिए, समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस दौर में जब दिल्ली पर खिलजी वंश का परचम लहरा रहा था। कहानी की शुरुआत होती है 13वीं सदी के अंत में, जब दिल्ली के तख्त पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का राज था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे और इरादे चट्टानों से भी मजबूत थे। वह सिकंदर की तरह पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखता था और अपने साम्राज्य को पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहता था। साल 1299 में अलाउद्दीन ने अपने दो सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद सेनापतियों को गुजरात फतह करने के लिए भेजा। नुसरत खान और उल्लू खान की अगुवाई में शाही सेना ने गुजरात पर कहर बरपा दिया था और चारों तरफ हाहाकार मचा दिया था। गुजरात उस समय अपने व्यापार और समृद्धि के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था और वहां बेशुमार दौलत थी। शाही सेना के हमले को देखकर गुजरात का राजा कर्णदेव अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गया। राजा के भागते ही पूरा राज्य दिल्ली की सेना के हाथ में आ गया और सैनिकों ने जमकर लूटपाट शुरू कर दी। इसी लूटपाट के दौरान नुसरत खान की नजर खंभात के बंदरगाह पर एक बेहद खूबसूरत और अलग दिखने वाले गुलाम पर पड़ी। वह गुलाम दिखने में इतना आकर्षक और बुद्धिमान था कि नुसरत खान उसे देखे बिना रह नहीं सका। उस गुलाम की आंखों में एक अलग सी चमक थी जो बता रही थी कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है। उस गुलाम को खरीदने के लिए नुसरत खान ने अपनी जेब से 1000 सोने की दीनारें चुकाई थीं। उस जमाने में 1000 दीनार बहुत बड़ी रकम होती थी, जो किसी गुलाम के लिए चुकाना आम बात नहीं थी। यही वजह है कि इतिहास में उस गुलाम को 1000 दीनारी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। यह गुलाम कोई और नहीं बल्कि मलिक काफूर था, जिसका नाम आगे चलकर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। जब सेना गुजरात की विजय के बाद वापस दिल्ली लौटी, तो नुसरत खान ने मलिक काफूर को सुल्तान के सामने पेश किया। सुल्तान अलाउद्दीन हमेशा से ही नायाब चीजों और काबिल लोगों को परखने में माहिर थे और उन्हें हीरे की पहचान थी। मलिक काफूर की तेज बुद्धि और उसकी शख्सियत ने सुल्तान को पहली ही नजर में बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया। अलाउद्दीन ने उसे तुरंत अपनी शाही सेवा में शामिल कर लिया और उसे खास जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दीं। शुरुआत में दरबार के बाकी अमीरों को लगा कि यह सिर्फ सुल्तान का नया शौक है जो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मलिक काफूर ने बहुत जल्दी ही साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं बल्कि एक खतरनाक योद्धा भी है। उस समय मंगोलों के लगातार हमले दिल्ली सल्तनत के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए थे और दिल्ली की सुरक्षा दांव पर थी। मंगोल इतने क्रूर थे कि वे जिस रास्ते से गुजरते थे वहां सिर्फ लाशें और राख ही बचती थीं। मलिक काफूर ने मंगोलों के खिलाफ लड़ाई में अपनी तलवार का ऐसा जौहर दिखाया कि सब देखते रह गए। उसने युद्ध के मैदान में अपनी जान की परवाह की बिना दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और सुल्तान का भरोसा जीत लिया। धीरे धीरे वह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता गया और सुल्तान के दिल और दिमाग पर छा गया। एक दिन ऐसा आया जब सुल्तान ने उसे मलिक नायब का पद दे दिया, जो बहुत ही ऊंचा पद माना जाता था। अब वह सल्तनत का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था और सेना की कमान उसके हाथ में थी। सुल्तान अलाउद्दीन का एक बहुत पुराना सपना था कि वह विंध्याचल पर्वत के पार जाकर दक्षिण भारत को फतह करे। यह एक ऐसा काम था जिसे करने की हिम्मत दिल्ली के कई पुराने सुल्तान भी नहीं जुटा पाए थे।
दक्षिण भारत का रास्ता घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और खतरनाक नदियों से भरा हुआ था, जहां रास्ता भटकने का डर था। वहां की भाषा और संस्कृति भी उत्तर भारत से बिल्कुल अलग थी, जिससे वहां राज करना मुश्किल था। लेकिन अलाउद्दीन को अपने वफादार मलिक काफूर पर पूरा भरोसा था कि वह यह नामुमकिन काम कर दिखाएगा। सुल्तान जानता था कि अगर कोई दक्षिण के राजाओं को हरा सकता है, तो वह सिर्फ मलिक काफूर ही है। साल 1307 में सुल्तान ने मलिक काफूर को देवगिरी के यादव राजा रामचंद्र देव के खिलाफ भेजा। देवगिरी के राजा ने दिल्ली को कर देना बंद कर दिया था और सुल्तान इसे अपनी तौहीन समझता था। मलिक काफूर एक विशाल सेना लेकर दक्षिण की ओर बढ़ा और उसने रास्ते की सारी मुसीबतों का सामना किया। उसने देवगिरी को चारों तरफ से घेर लिया और राजा रामचंद्र देव की रसद पानी बंद कर दी। उसकी युद्ध नीति इतनी जबरदस्त थी कि राजा रामचंद्र देव को हार माननी पड़ी और संधि का प्रस्ताव भेजना पड़ा। मलिक काफूर ने देवगिरी से भारी मात्रा में सोना और चांदी लूटा और उसे दिल्ली भेज दिया। राजा रामचंद्र देव को भी सम्मान के साथ दिल्ली लाया गया, जहां सुल्तान ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। इस जीत ने मलिक काफूर का कद दरबार में और भी ऊंचा कर दिया था और विरोधी शांत हो गए थे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि मलिक काफूर की असली परीक्षा अभी बाकी थी और मंजिल अभी दूर थी। साल 1309 में सुल्तान ने उसे वारंगल के काकतीय वंश को हराने का कड़ा आदेश दिया। वारंगल का किला अपनी मजबूती के लिए पूरे भारत में मशहूर था और उसे भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता था। इस किले की दीवारें इतनी मोटी थीं कि उस समय की तोपें और मशीनें भी उस पर असर नहीं कर पाती थीं। मलिक काफूर अपनी सेना के साथ वारंगल पहुंचा और उसने किले की घेराबंदी शुरू कर दी। काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव ने अपनी पूरी ताकत से दिल्ली की सेना का मुकाबला किया और हार नहीं मानी। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हुआ और हजारों सैनिक मारे गए, जिससे धरती खून से लाल हो गई। लेकिन काफूर पीछे हटने वाला नहीं था, क्योंकि उसे खाली हाथ दिल्ली लौटना मंजूर नहीं था। उसने किले की दीवारों को तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया और सुरंगें खुदवाईं। उसने पत्थर फेंकने वाली मशीनों से किले के अंदर आग के गोले बरसाए, जिससे दुश्मन सेना में भगदड़ मच गई। आखिरकार राजा प्रताप रुद्रदेव को अपनी हार सामने दिखाई देने लगी और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इतिहासकारों के मुताबिक इसी युद्ध के बाद मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मिला था। यह हीरा इतना कीमती था कि कहा जाता था कि इससे पूरी दुनिया का खर्च कई दिनों तक चलाया जा सकता है। वारंगल से मिली दौलत इतनी ज्यादा थी कि उसे ढोने के लिए हजारों हाथ और ऊंटों की जरूरत पड़ी। जब मलिक काफूर यह खजाना लेकर दिल्ली पहुंचा, तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना सोना और जवाहरात दिल्ली के लोगों ने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था। सुल्तान अलाउद्दीन इतना खुश हुआ कि उसने काफूर को गले लगा लिया और उसे बेशकीमती तोहफे दिया। इसके बाद मलिक काफूर का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने और आगे बढ़ने की ठानी। साल 1311 में उसने द्वारसमुद्र के होयसल राजा बल्लाल देव पर अचानक हमला बोल दिया। यह हमला इतना तेज और अचानक था कि होयसल राजा को संभलने का मौका ही नहीं मिला। होयसल राजा ने अपनी राजधानी बचाने के लिए अपना सारा खजाना मलिक काफूर के हवाले कर दिया। इसके बाद मलिक काफूर ने पांड्य साम्राज्य की तरफ रुख किया, जो मंदिरों के शहर मदुरई में स्थित था। वहां दो भाइयों सुंदर पांड्य और वीर पांड्य के बीच गद्दी को लेकर झगड़ा चल रहा था। मलिक काफूर एक बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ भी था और उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने इस आपसी फूट का फायदा उठाया और मदुरई पर धावा बोल दिया, जिससे वहां हाहाकार मच गया। उसने वहां के भव्य मंदिरों को लूटा और मूर्तियों में जड़े हुए बेशकीमती जवाहरात निकाल लिए। उस समय दक्षिण भारत के मंदिरों में सदियों से जमा किया हुआ खजाना रखा रहता था। कहा जाता है कि मलिक काफूर ने रामेश्वरम तक अपना झंडा फहराया और वहां एक मस्जिद भी बनवाई। दक्षिण भारत की इस विजय यात्रा ने मलिक काफूर को अपने समय का सबसे महान सेनापति बना दिया था। जब वह दिल्ली लौटा तो उसके साथ 612 हाथी, 2000 घोड़े और अनगिनत सोना चांदी था। इतनी दौलत दिल्ली के लोगों ने इससे पहले कभी एक साथ नहीं देखी थी और हर तरफ उसी के चर्चे थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अब मलिक काफूर के बिना कोई भी फैसला नहीं लेता था और उस पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। मलिक काफूर अब सुल्तान की परछाई बन चुका था और दरबार में उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन कहते हैं कि बहुत ज्यादा ताकत और पैसा इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। मलिक काफूर के मन में अब लालच का बीज पनपने लगा था और वह खुद को सुल्तान समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि यह सारी जीत और यह सारा खजाना उसी की मेहनत का नतीजा है। समय के साथ अलाउद्दीन खिलजी बूढ़ा होने लगा और उसे कई बीमारियों ने घेर लिया।
उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था और वह बिस्तर से उठने की हालत में भी नहीं था। सुल्तान की बीमारी का फायदा उठाते हुए मलिक काफूर ने उसे पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया। उसने सुल्तान के कान भरने शुरू कर दिए और उसे अपने ही परिवार के खिलाफ कर दिया। मलिक काफूर ने सुल्तान को यकीन दिला दिया कि उसका अपना परिवार उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। वह धीरे धीरे सुल्तान के दिमाग में शक का जहर घोलता गया और उसे अपनों से दूर करता गया। अलाउद्दीन की सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो चुकी थी और उसने काफूर की बातों पर भरोसा कर लिया। मलिक काफूर ने सुल्तान की पत्नी मलिका ए जहां को कैद करवा दिया, जो सुल्तान की सबसे खास बेगम थीं। उसने सुल्तान के बड़े बेटों खिज्र खान और शादी खान को ग्वालियर के किले में कैद करवा दिया। सुल्तान के यह बेटे गद्दी के असली वारिस थे और काफूर जानता था कि वे उसके रास्ते का कांटा हैं। इतना ही नहीं, उस जालिम ने सुल्तान के बेटों की आंखों में गर्म सलाखें डालकर उन्हें अंधा करवा दिया। यह एक ऐसा क्रूर काम था जिसे सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया और लोग डर से कांप उठे। अब सुल्तान अलाउद्दीन पूरी तरह से अकेला पड़ गया था और सिर्फ मलिक काफूर ही उसके पास रहता था। वह सुल्तान को किसी और से मिलने भी नहीं देता था और हर वक्त उसके पास पहरा देता था। दरबार के बाकी अमीर और सेनापति मलिक काफूर की इस बढ़ती ताकत से जलने लगे थे। वे देख रहे थे कि कैसे एक गुलाम पूरी दिल्ली सल्तनत को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। पुरानी वफादार सरदारों को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि एक बाहरी आदमी इतना ताकतवर हो जाए, लेकिन सुल्तान के डर से किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह काफूर के खिलाफ कुछ बोले। मलिक काफूर का मकसद साफ था कि सुल्तान की मौत के बाद वह गद्दी पर कब्जा कर ले। वह जानता था कि अगर उसने अभी चाल नहीं चली तो सुल्तान के मरने के बाद उसका अंत निश्चित है। जनवरी 1316 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और वह मौत के करीब पहुंच गया। इतिहासकार बताते हैं कि मलिक काफूर ने सुल्तान की बीमारी का इलाज करने के बजाय उसे जहर देना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने सुल्तान को दवा के नाम पर धीमा जहर दिया, जिससे उनकी मौत जल्दी हो जाए। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब हिंदुस्तान का सबसे खूंखार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इस दुनिया से चला गया। सुल्तान की मौत के साथ ही पूरे दिल्ली में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन काफूर के लिए यह जश्न का मौका था। सुल्तान की मौत के साथ ही मलिक काफूर ने अपनी असली चाल चल दी और अपना असली चेहरा दिखाया। उसने अलाउद्दीन के एक नाबालिग बेटे शहाबुद्दीन उमर को नाम के लिए सुल्तान घोषित कर दिया। शहाबुद्दीन उमर अभी सिर्फ 6 साल का बच्चा था जो राजकाज के बारे में कुछ नहीं जानता था। मलिक काफूर ने खुद को उस बच्चे का संरक्षक घोषित कर दिया और सारी ताकत अपने हाथ में ले ली। उसने सुल्तान के वसीयतनामा को बदलवा दिया और खुद को राज्य का सर्वे सर्वा घोषित कर दिया। अब दिल्ली सल्तनत का असली मालिक वही गुलाम था जो कभी 1000 दीनार में बिका था। उसने अलाउद्दीन के बचे हुए परिवार वालों पर जुल्म करना शुरू कर दिया और उन्हें तड़पाना शुरू किया। उसने अलाउद्दीन की विधवा रानी से जबरदस्ती शादी कर ली ताकि उसका दावा गद्दी पर पक्का हो जाए। यह एक बहुत ही अपमानजनक कदम था, जिससे शाही परिवार की गरिमा को बहुत ठेस पहुंची। दरबार में दहशत का माहौल था और हर कोई अपनी जान बचाने की फिक्र में था। मलिक काफूर ने उन सभी सरदारों को मरवाने का हुक्म दिया जो उसके रास्ते का कांटा बन सकते थे। उसने शाही खजाने को अपने कब्जे में ले लिया और अपनी सुरक्षा के लिए हजारों सैनिक तैनात कर दिए। लेकिन पाप का घड़ा एक न एक दिन तो भरना ही था और काफूर का अंत भी करीब आ रहा था। उसकी क्रूरता और घमंड ने उसके अपने अंगरक्षकों को उसका दुश्मन बना दिया था। जो सैनिक कल तक उसकी रक्षा करते थे, अब वे ही उसकी जान के प्यासे हो गए थे। अलाउद्दीन के वफादार सैनिकों को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि एक गुलाम उनके सुल्तान के परिवार को खत्म कर रहा है। वे देख रहे थे कि कैसे खिलजी वंश का नामो निशान मिटाने की कोशिश की जा रही है। सुल्तान की मौत के सिर्फ 35 दिन बाद ही मलिक काफूर के खिलाफ एक गहरी साजिश रची गई। यह साजिश किसी और ने नहीं, बल्कि उन अंगरक्षकों ने रची जो रात दिन उसके साथ रहते थे। एक रात जब मलिक काफूर अपने कक्ष में सो रहा था, तो उसके ही भरोसेमंद अंगरक्षकों ने उस पर हमला कर दिया। रात का सन्नाटा चीखों में बदल गया और महलों की दीवारों ने एक और खूनी खेल देखा। जिन लोगों को उसने अपनी सुरक्षा के लिए तैनात किया था, वही उसकी मौत का कारण बन गए। तलवारों के वार से मलिक काफूर का शरीर छलनी कर दिया गया और उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। उसका सिर काटकर किले की दीवार से नीचे फेंक दिया गया ताकि सबको पता चल सके कि उसका अंत हो चुका है। दिल्ली की जनता और दरबारियों ने जब उसकी मौत की खबर सुनी तो उन्होंने राहत की सांस ली। जिस खजाने और ताकत के लिए उसने अपने ही मालिक के साथ गद्दारी की थी, वह उसके किसी काम नहीं आई। न वह कोहिनूर उसके काम आया
और न ही दक्षिण से लाया गया। बेशुमार सोना चांदी। मलिक काफूर की मौत के बाद मुबारक शाह खिलजी ने गद्दी संभाली और सल्तनत को फिर से स्थिर करने की कोशिश की। उसने मलिक काफूर के साथियों को भी पकड़ पकड़ कर सजा दी और बदला पूरा किया। दोस्तों, मलिक काफूर का जीवन हमें सिखाता है कि वफादारी सबसे बड़ा गुण होता है। उसने अपनी मेहनत और काबिलियत से फर्श से अर्श तक का सफर तय किया था, जो काबिले तारीफ था। अगर वह अपने लालच पर काबू रखता तो शायद इतिहास उसे एक महान वजीर के रूप में याद रखता। उसकी रणनीतियों और उसकी बहादुरी के किस्से आज भी इतिहास की किताबों में दर्ज हैं। लेकिन उसने जिस तरह अपने मालिक के भरोसे का खून किया, उसने उसे इतिहास का एक खलनायक बना दिया। उसकी कहानी यह भी बताती है कि बुराई की उम्र बहुत छोटी होती है और उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। इतिहास गवाह है कि जिसने भी अपनी हद पार की है, उसका पतन निश्चित हुआ है। आज हमने देखा कि कैसे गुजरात का एक मामूली लड़का दिल्ली का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। हमने जाना कि दक्षिण भारत के विजय अभियानों में उसकी भूमिका कितनी अहम और ऐतिहासिक थी। उसने उन इलाकों को जीता जहां तक दिल्ली की सेना कभी पहुंच भी नहीं पाई थी। और हमने यह भी देखा कि कैसे सत्ता की भूख ने उसे अंधा कर दिया और उसका भयानक अंत हुआ। इतिहास के पन्नों में मलिक काफूर का नाम हमेशा एक ऐसे योद्धा के रूप में दर्ज रहेगा जो अपनी ही तलवार से मारा गया। ये कहानी हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कामयाबी का असली मतलब क्या है। क्या वह कामयाबी असली है जो दूसरों को धोखा देकर और अपनों का खून बहाकर हासिल की गई हो? मलिक काफूर ने दुनिया तो जीत ली थी, लेकिन वह अपने मन के लालच को नहीं जीत पाया। उम्मीद है कि आपको मलिक काफूर की यह रोमांचक और ऐतिहासिक दास्तान पसंद आई होगी। हमने पूरी कोशिश की है कि इतिहास के इस जटिल पन्ने को आसान शब्दों में आप तक पहुंचा सकें। हमने इस वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को समेटा है जो मलिक काफूर के जीवन से जुड़ी थीं। अगर आपको हमारा यह प्रयास और यह कहानी अच्छी लगी, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका हर एक लाइक हमें बताता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और हमें ऊर्जा देता है। हम आगे भी आपके लिए हिंदुस्तान के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही रोचक और अनसुनी कहानियां लाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।